यूट्यूब चैनल में। मैंने इससे पहले एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा चुका हूँ जिसमें मैंने 4 क्लासें ली थी, मापन और मात्रा। आज हम नए चैप्टर के साथ मिले हैं, चैप्टर नंबर 2 शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर ये जो चैप्टर आपने करा दिया है उसमें क्या क्वेश्चंस करा दीजिए। तो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, 2 चैप्टर जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन अपने आप लगाने लगेंगे। मैं भी कराऊंगा इस चैप्टर के बाद, दोनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे। मैं आप क्वेश्चन करा दूं, उसमें टिक करा दूं, ना आप सीख पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं क्या पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन लगातार कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी ब्रांच बताते हैं, किसकी ब्रांच है शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स। तो पहले बात करते हैं मैकेनिक्स, जिसे यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स ये हमारी मैकेनिक्स जो है ये विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है, सबसे पुरानी शाखा है, जिसके इस मैकेनिक्स के अंतर्गत ही हम किसी भी पिंड या वस्तु की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या है बेटा? विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है, विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है, जिसके अंतर्गत कण की जगह बेटा वस्तु भी आ सकती है। अच्छा, कण की या पिंड, कण की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा क्या है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, किसी भी कण या पिंड या वस्तु की स्थिति और गति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है यांत्रिकी। ठीक, अब इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारे पास आया स्थिति विज्ञान या स्थिर विज्ञान, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स। उसका दूसरा इसका पार्ट है बेटा हमारे पास गति विज्ञान। गति विज्ञान इसको इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक्स। ठीक, यांत्रिकी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। स्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम स्थिर पिंडों यानी रुके हुए पिंडों का अध्ययन करते हैं। किसके बेटा? स्थिर पिंडों। स्थिर का मतलब होता है रुके हुए पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें अगर पिंड का अध्ययन करते समय टाइम को महत्व नहीं देते, टाइम को महत्व नहीं देते। ठीक, पहली यांत्रिकी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। स्थिति विज्ञान के अंदर रुके हुए पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन समय को कोई महत्व नहीं देते। उसके बाद बात करते हैं गति विज्ञान। तो गति विज्ञान की डेफिनेशन आप इसकी अपोजिट है बिल्कुल। इसमें रुके हुए पिंडों का गति करते हैं, इसमें गतिमान पिंडों की क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान पिंडों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? गति विज्ञान कहलाती है। गतिमान पिंडों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है बेटा? गति विज्ञान कहलाती है। लेकिन इसके अंदर बेटा हम टाइम को महत्व देते हैं, टाइम को ध्यान में रखेंगे।
इसके अंतर्गत टाइम को महत्व नहीं देंगे, लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, टाइम को महत्व देंगे। उसके बाद इस गति विज्ञान को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारे पास आया बेटा शुद्ध गति की, जो हमारा चैप्टर है शुद्ध गति। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास आया उचित गति। इसको हम कहते हैं बेटा काइनेमेटिक, इसको कहते हैं प्रॉपर डायनामिक्स। क्या बताया मैंने, यांत्रिकी को विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी पिंड की स्थिति और गति के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर यांत्रिकी के बाद यांत्रिकी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, रुके हुए पिंडों का अध्ययन करते हैं। गति विज्ञान के अंदर जो हम गतिमान यानी चलते हुए पिंड होते हैं, किसी गति में होते हैं, उन पिंडों का अध्ययन करते हैं। फिर गति विज्ञान को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक काइनेमेटिक्स और एक क्या बेटा उचित गति की प्रॉपर काइनेमेटिक्स, प्रॉपर काइनेमेटिक्स। अब इसकी बात करते हैं कि शुद्ध गति की क्या होती है। शुद्ध गति की हम क्या करते हैं, पिंडों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, गतिमान पिंडों का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या होता है इसके अंदर हम कारण नहीं जानते कि किस वजह से वो गतिमान है, किस वजह से गतिमान नहीं। ये विज्ञान की वही शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान पिंडों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन कारण नहीं जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जिसके अंतर्गत रुके हुए या गतिमान पिंडों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कारण को महत्व नहीं देते। लेकिन उचित गति के अंदर हम क्या करते हैं, गतिमान पिंडों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कारण को महत्व देते हैं। लेकिन टॉपिक तो हमारा कौन सा बेटा, शुद्ध गति की, चैप्टर नंबर 2। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें हम स्क्रीनशॉट ले। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया यांत्रिकी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्थिर गति की, गति स्थिर विज्ञान और गति विज्ञान। उसके बाद मैंने गति विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया, शुद्ध गति की और उचित गति की में। उसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध गति की। शुद्ध गति की समझने से पहले आप 2 बातों को समझे बेटा कि विराम अवस्था क्या होती है और गति अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था ये क्या होती है? विराम अवस्था एक वस्तु की ऐसी अवस्था होती है जहां पर वस्तु समय के अनुसार अपनी पोजीशन को ना बदले, यानी रुकी हुई है। मान लो क्या हुआ, कोई वस्तु यहां पर हमने देखी, ठीक, उसके 10 सेकंड बाद भी हमने क्या देखा, इस वस्तु को यहीं पर देखा, ना कि अपनी जगह से हिली ना डुली। तो ये वस्तु कौन सी जगह अवस्था में, विराम अवस्था में। जैसे ये बोर्ड, कल भी मैंने क्लास लिया था तो ये यही था। उसके बाद समय बीता, लगभग 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद मैंने फिर क्लास लिया, फिर भी ये बोर्ड यही मिला। तो इसका मतलब हमारा ये बोर्ड है वो कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। यानी समय के अनुसार जो वस्तु अपनी पोजीशन स्थिति को परिवर्तित ना करे, कौन सी अवस्था कहलाती है, वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। लिखते हैं तो बेटा, यदि वस्तु समय के अनुसार, समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति ना बदले,
बदले तो वह वस्तु कौन सी कहलाएगी बेटा? विराम अवस्था में। ठीक, यानी रुकी हुई जितनी भी वस्तु होती है जो फिक्स होती है अपनी जगह, क्या कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है। क्लियर? उसके बाद आई बेटा गति अवस्था। गति अवस्था ये कहलाती है बेटा रेस्ट पोजीशन और ये कहलाती है मोशन पोजीशन। ठीक, ये कहलाती है रेस्ट और ये कहलाती है मोशन स्टेट। मोशन स्टेट। ठीक, ये कहलाती है बेटा क्या? रेस्ट स्टेट, विराम अवस्था। ये कहलाती है मोशन स्टेट। गति अवस्था क्या होती है बेटा? बिल्कुल इसकी मिलती जुलती डेफिनेशन है। यदि कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले तो वह वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाती है? गति अवस्था में कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले तो वह वस्तु गति अवस्था में। नहीं समझना है? जैसे कोई भी वस्तु अगर समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, जैसे देखो मैं इस बोर्ड के चारों तरफ क्या सामने क्या हूं, अपने आप को क्या घूम रहा हूं, तो मेरी समय के अनुसार पोजीशन क्यों नहीं बदल रही। जैसे मैं मान लो इधर जा रही हूँ तो मेरा भी फेस इधर की ओर है, लेकिन समय बदला तो उसके बाद मेरा फेस इधर की ओर है इधर। तो मैं जो हूँ बॉडी या कोई वस्तु, तो मैं इस टाइम क्या हूँ? गति अवस्था में। किसमें? गति अवस्था। तो यदि कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ले आए तो वह अवस्था वस्तु कौन सी कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। ये दोनों अगर शब्द आप समझ गए तो शुद्ध गति की समझने में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, क्योंकि शुद्ध गति की से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जिनका हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बात करते हैं बेटा दूरी की। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूरी की डेफिनेशन ही नहीं आती है। बच्चे उससे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, यानी कि दूरी किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी को डिस्टेंस के बारे में कोई पता होता है। बात करते हैं बेटा दूरी क्या होती है, इसकी कैसे बताएंगे किसी को कि दूरी क्या होती है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है डिस्टेंस। ठीक, यानी कि दूरी क्या होती है। तो डिस्टेंस बच्चों को नहीं पता मिलती क्या होती है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, यही समझ लेना कि मतलब कि आज से डेफिनेशन दूरी की मैं आपको याद रखेंगे। यानी क्या होता है दूरी की डेफिनेशन, पूछते हैं बच्चे दूरी क्या है, दूरी सदिश राशि है या अदिश राशि, ये भी पूछ लिया जाता है, उसमें दूरी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ दूरी की डेफिनेशन समझे, किसी वस्तु या कण द्वारा ठीक एकांक समय में तय की गई पाथ की लंबाई यानी कि रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। भाई देखो कोई भी वस्तु अगर चलेगी ना तो किसी न किसी रास्ते पर चलेगी। सपोज दैट कोई रास्ता, ये कोई क्या है? रास्ता। इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति समझ लो या पिंड समझ लो या वस्तु समझ लो। ठीक, अब ये चलना शुरू करो, इस रास्ते पे तो चल रहा है, तो एक सेकंड में ये जितनी ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लीजिए क्या 1 किलोमीटर यहाँ तक कितना 2 किलोमीटर और यहाँ तक कितना 3 किलोमीटर। मान लो सपोज दैट इस व्यक्ति ने 1 सेकंड कितने 1 सेकंड में 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया। कितने सेकंड में? 1। तो फिजिक्स में एक को ही हम कहते हैं एकांक। क्या कहते हैं? एकांक। क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर या 1 मीटर या फिर 1 सेकंड। 1 सेकंड आ जाए तो एक यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा? एकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एकांक। तो ये दूरी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी वस्तु व्यक्ति या पिंड द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड 1 घंटा, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एक एकांक समय में तय की गई मार्ग या रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या करेंगे बेटा? किसी वस्तु
या पिंड द्वारा एकांक समय में, ये बात याद रखना बेटा, एकांक समय में तय की गई मार्ग या रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में, इस बात को याद रखना बेटा, एकांक समय में तय की गई मार्ग की या रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। ठीक, हाँ दोस्तों, लाइट जाने की वजह से देखना है गर्मी कितनी है, बड़ी मेहनत करना पड़ रही है, गर्मी तो बहुत ही पड़ रही है। आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, इससे क्या बचाव रखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इधर देखिए बेटा, दूरी के बारे में बात करते हैं कि मैंने क्या बताया था, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसे बेटा डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि दूरी एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो कल से पहले वाली क्लास में मैंने बताया था सदिश और अदिश क्या होती है। सदिश राशि वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशियां वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, कहलाती है अदिश राशि कहलाती है। तो दूरी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होती है? परिमाण होता है। मैंने बताया नहीं, तो एकांक समय में चली गई, मान लो एकांक समय में 1 किलोमीटर चल गया, तो 1 किलोमीटर, ये नहीं बताया था कि पूरब में चला या पश्चिम में चला या ऊपर चला या नीचे चला या कहां गया है किधर नहीं है, कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। दूरी के पास केवल क्या होता है बेटा? परिमाण होता है, रिजल्ट होता है, इसलिए दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि वही शुद्ध गति की पढ़ने के लिए, शुद्ध गति की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि इसके अंतर्गत गतिमान पिंडों का अध्ययन करती है। अब गति में जब कोई पिंड होगा तो उसके पास दूरी भी होगी, विस्थापन भी होगा, त्वरण भी होगा, वेग भी होगा, चाल भी होगा। तो इन्हीं डेफिनेशन का पहले हम जिक्र करते हैं, इन्हीं डेफिनेशन को जानेंगे, फिर अपने आप में शुद्ध गति के बारे में पता चल जाएगा। समझ में आई? तो पहले क्या करते हैं? दूरी की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा विस्थापन की, जिसे कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विस्थापन। लोग दूरी को ही क्या समझ लेते हैं? विस्थापन समझ लेते हैं। दूरी को ही क्या समझ लेते हैं? विस्थापन समझ लेते हैं। मगर विस्थापन अलग चीज है, दूरी अलग चीज है, दोनों में बहुत ही अंतर है। अभी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, अपने आप समझ में आएगा। अच्छा एक बात समझे, जहां से कोई वस्तु अपनी गति को स्टार्ट करती है, ये चलना प्रारंभ करती है, वो बिंदु उसका क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और जहां पर वो वस्तु अपनी गति को समाप्त करती है, वो बिंदु हमारा अंतिम बिंदु कहलाता है, यानी फाइनल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनल पॉइंट कहलाता है। तो नहीं, तो याद रखना, जहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करे, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, जहां पर अपनी जाकर वो रुक जाए, यहाँ पर अपनी गति को समाप्त कर दे, तो कहलाता है फाइनल पॉइंट, यानी अंतिम बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो याद रखना बेटा, विस्थापन की डेफिनेशन बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो कोई वस्तु, पहले समझाता हूँ डायग्राम में, कि मान लो कोई वस्तु ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से कहां हुई? बी पॉइंट पे गई, पहली कंडीशन तो ये। और बी पॉइंट पे चलने के पहले कितनी किलोमीटर चली? 4 किलोमीटर चली। तो जहां से स्टार्ट करें वो इसका क्या कहलाएगा? प्रारंभिक बिंदु, यानी इनिशियल पॉइंट। और जहां पर यह रुका जाके वो क्या कहलाएगा? अंतिम बिंदु। इन दो शब्दों को ही जानना है। अगर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की डेफिनेशन बड़ी इजी तरीके से समझ सकते हैं। जहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करे, प्रारंभिक बिंदु, जहां पर अपनी गति को रोक दे, अंतिम बिंदु कहलाता है। उसके बाद पहली कंडीशन। अच्छा दूसरी कंडीशन आप समझे बेटा, ये पहली कंडीशन। मान लो कोई वस्तु ये इस तरीके से गई, ए से बी पे पॉइंट पे गई, बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट पे गई,
और सी पॉइंट के बाद कहाँ गई, लौट के फिर से ए पॉइंट। नहीं समझ में, पहले ए से बी पे गई, बी के बाद सी पॉइंट पे गई और सी के बाद कहाँ गई, ए पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट समझे बेटा, ए से कहाँ गई, बी पे गई, बी के बाद कहाँ गई, सी पे गई और सी के बाद पुनः कहाँ गई, ए से, यानी ए से भी आगे निकल गई, कहाँ गई, डी पॉइंट पे। सपोज दैट ये पहले 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, फिर कितना चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो बेटा 4 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद यहाँ पर जो कितना चला वो हमारे पास चला बेटा 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5। तो देखो बेटा तीनों डायग्राम के थ्रू मैं विस्थापन को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये बात बताई थी बेटा, जहां से कोई चलना स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु, जहां पर कोई एंड कर देता है वो होता है अंतिम बिंदु। तो देखो बेटा पहली वाली डायग्राम में देखना, ए इसका प्रारंभिक बिंदु और कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर। तो अगर विस्थापन की डेफिनेशन दी जाती है तो विस्थापन ये कहता है किसी वस्तु द्वारा, ठीक, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई भी कह सकते हैं, या किसी वस्तु द्वारा की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं बेटा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे इसका प्रारंभिक बिंदु कितना है, ए पॉइंट, और अंतिम बिंदु कितना है, बी पॉइंट, तो इसके बीच की दूरी कितनी बेटा, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पहले वाले डायग्राम में विस्थापन कितना हो गया, 4 किलोमीटर। यानी एक जगह से दूसरी जगह का विस्थापन, कितना विस्थापित हुई अपने प्रारंभिक बिंदु से, वही हमारी कहलाता है विस्थापन। डेफिनेशन याद रख ले कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन। देखो भैया सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गई और सी पॉइंट से कहां गई, पुनः लौटकर ए पॉइंट पे आ गई। तो देखो जहां पर उसका प्रारंभिक बिंदु था वहीं पे उसका कौन सा आ गया, अंतिम बिंदु आ गया। यानी देखो बेटा यही उसका क्या था, प्रारंभिक बिंदु, और ए पर ही लौटकर उसने अपनी गति को क्या करा, समाप्त किया। तो यही क्या हो गया बेटा, ए क्या हो गया, अंतिम बिंदु। अब जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक बिंदु पर आ जाएंगे तो भाई इसमें विस्थापन कहाँ होगा, क्या हुआ, 0। क्यों, मैंने विस्थापन की डेफिनेशन दी, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को ऊपर आ गए तो उनके बीच की दूरी तो बची। जैसे मैंने ये सुंगली को इस सुंगली पे रख दिया तो इनके बीच में तो कोई दूरी नहीं बची, शून्य दूरी हो गई। तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। यानी अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट पर आ जाए हमारे तो वहां पर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगली कंडीशन पे देखते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वस्तु में, इस वाले डायग्राम में, एक डायग्राम वहां बनाता हूं, ये वाला डायग्राम, कोई वस्तु पहले 4 किलोमीटर चली ए से बी और बी से कहां पहुंची, सी पे पहुंची, ठीक। और यहां पे जाके अपनी इसने यात्रा क्या कर दी, समाप्त कर दी। यानी ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये इसका क्या हो गया, अंतिम बिंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो बेटा पहले ए से बी गई और बी से कहां गई, सी पे। अच्छा देखना ध्यान समझना कि अगर मैं इसमें पूछूं इस डायग्राम में कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है और कितना विस्थापन होगा तो आप बता सकते हैं बेटा आसानी से। मैंने क्या बताया, किसी वस्तु दूरी के बारे में, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांत समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखो बेटा अगर दूरी की बात करें तो कितनी दूरी चल गई वस्तु, ए से बी गई 4 किलोमीटर ये चला और बी से कहां गई, सी। तो दूरी तो हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 4 + 3 यानी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। अगर विस्थापन की बात करें कि अगर इस डायग्राम में बताओ विस्थापन कितना हो गया, वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कितनी दूरी, वही तो विस्थापन कहलाती। तो देखो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, अंतिम बिंदु ये, तो यही चीज तो विस्थापन होगी जो मैं लाइन खींच रही हूं।
ये कैसे होता है आप देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये हमारा विस्थापन कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखो बेटा ध्यान से देखना कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, एक होता है कण जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एक होता है लंब जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, एक होता है आधार जिसे कहते हैं बेटा क्या, बेस। अब हम कैसे पहचाने सर जी इसमें कण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? तो याद रख लेना कि पाइथागोरस प्रमेय वही उसी ट्रायंगल पे लगती है, उसी त्रिभुज पर अप्लाई होती है जिसमें एक कण एक एंगल कितने डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो बेटा ये खड़ी रेखा, ये बड़ी रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 के सामने हमेशा कण होगा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अच्छा इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल के सामने हमेशा क्या होगा बेटा, लंब जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे पी से कहते हैं, और जो बचा हमारे पास वो आधार होता है जिसे हम पी से। मेरी बात समझे? तो अगर हम देखो बेटा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो बेटा कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो हमारे पास आधार कितने देखा है 4 किलोमीटर, लंब कितना देखा है 3 किलोमीटर, तो 4 के 3 का स्क्वायर होता है 9, लंब में 3 देखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी तो 25। अब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है बराबर तो वहां बन जाता है अंडर रूट, तो कण इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट 25, और अंडर रूट से वैल्यू वही बाहर निकलती जो हमारे पास किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 5 किलोमीटर क्या आ गया बेटा इसका विस्थापन। विस्थापन कितना आ गया 5 किलोमीटर। यही दूरी तो है अंतिम प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो बेटा दूरी हमारे पास कितनी है 7 किलोमीटर, विस्थापन कितना आया 5 किलोमीटर, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई माप की शॉर्टेस्ट लंबाई यानी सबसे छोटी लंबाई को हम क्या कहते हैं विस्थापन की डेफिनेशन और लिख ले, किसी वस्तु द्वारा किसी माप तय की गई लंबाई तय की गई माप की लंबाई की शॉर्टेस्ट माप को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी माप को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो देखो 5 किलोमीटर विस्थापन है, 7 किलोमीटर क्या है। अच्छा अगली डेफिनेशन अगली पहले कोई वस्तु ए से कहां गई बी पे, बी से कहां गई सी पे, और सी के बाद कहां आ गई बेटा डी पे आ गई। कितनी आ गई डी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस वस्तु ने कितनी मतलब इस वस्तु ने के द्वारा चली गई दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, तो दूरी तो बेटा जो चली गई दूरी होती है, देखो बेटा ये 4 हो गई ये 3 हो गई, तो ये दूरी यहां से आकर कितनी होगी 5 होगी, और ये भी मैंने निकाल के दिखाई देखो 5। तो अगर दूरी की बात करें तो देखो बेटा ये 4 किलोमीटर ये चला, दूरी की बात करें तो दूरी की बात करें तो कैसे निकालोगे बेटा, देखो 4 किलोमीटर ये चला प्लस 3 किलोमीटर ये चला प्लस 5 किलोमीटर ये चला, और फिर 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से आगे पहुंच गया, यानी कितना हो गया बेटा दूरी इसके बाद 5 5 10 3 13 और 4 17 किलोमीटर। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस तीसरे वाले डायग्राम में विस्थापन कितना है, तो मैंने क्या बताया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। देखो प्रारंभिक बिंदु उसने का यहाँ था, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अंत कहाँ कर लिया बेटा यहाँ कर लिया, ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो यही बीच की यहाँ यही तो है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा विस्थापन। तो कितना आएगा बेटा 5 किलोमीटर, कितना आएगा। लेकिन बेटा याद रखो जब प्रारंभिक बिंदु से आगे पहुंच जाते हैं तब विस्थापन हमारा कहलाता है माइनस। जब प्रारंभिक बिंदु से पार निकल जाते हैं तब विस्थापन हमारा क्या है माइनस, यानी यहाँ पर विस्थापन हमारा कितना है माइनस। तो एक बात पता चल गई हमें कि दूरी और विस्थापन में अगर तुमसे अंतर पूछा जाए यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो देखो बेटा और एक बात और सुनो, विस्थापन कहते हैं डायरेक्शन होती है, देखो बेटा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से कहां है डी। तो विस्थापन एक कैसी राशि है सदिश राशि, याद रखना बेटा विस्थापन कैसी राशि है सदिश राशि। क्यों विस्थापन के पास परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि सदिश राशि। अगर तुमसे पूछा जाए कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि दूरी क्या होती है बेटा अदिश राशि। कैसी राशि होती है अदिश राशि।
और विस्थापन कैसी राशि है बेटा, तो इसके बाद परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, तो ये सदिश राशि पहला अंतर। दूसरा अंतर यह हुआ कि दूरी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, हमेशा दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई कोई आपके घर मेहमान आया हो, मेहमान से आप जब कितनी दूरी तय करके आए तो वो यही कहीं का ये नहीं कहेगा कि मैं माइनस से 5 किलोमीटर चल के आया। अगर उसने ये कह दिया तो आप कहेंगे मेहमान की लग रहा है गर्मी में क्या हटेगी दिमाग, गर्मी है बहुत, तो इसका मतलब दूरी कभी माइनस में नहीं होती, दूरी नेगेटिव कभी नहीं होती, दूरी ठीक ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, विस्थापन क्या होता है बेटा, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होगा। दूरी हमेशा कैसी होती है, ओनली पॉजिटिव होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमारी ऑलवेज कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। अच्छा याद रखना, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये हमारे पास क्या होती है, सदिश, हाँ एक समानता भी होती है, जो दूरी का मात्रक होता है वही किसका मात्रक होता है, विस्थापन का मात्रक भी होता है। ठीक, एक बात और समझिए, विस्थापन जो है हमारे पास दूरी के बराबर भी हो सकता है, ठीक, और दूरी से ज्यादा भी हो सकता है। दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अब बात इसके बाद करते हैं चाल की, किसकी, चाल क्या होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये बेटा। ठीक है, ठीक, तो दूरी समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस समझ में आ गई, दूरी और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा किसकी, चाल, जिसे कहते हैं स्पीड। बहुत आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बच्चों को रट जाता है, छठे क्लास से ही पढ़ाने लगते हैं। आज आपको पता चलेगा कि चाल कहते किसे हैं। तो बात, अच्छा कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं सर जी पीडीएफ नोट्स दे दी, पीडीएफ नोट्स, वो तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन अपने हाथ से भी नोट्स बनाए, मैं हाथ से लिख रहा हूं ना, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स जो होते हैं ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और सुंदर सुंदर आप बना लीजिए, जिससे कि आपका पढ़ने में मन लगे। क्योंकि तो नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, अगर नोट्स हमारे पास नहीं है तो भाई कोई फायदा नहीं। क्योंकि तो नोट्स एक ऐसी चीज है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़े कि कोई डेफिनेशन देखना, हमने अपनी कॉपी को खोला और बना, लेकिन ये बात याद रखना, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। पता चले मैंने आपको पीडीएफ तो दूंगा, दे भी दी, लेकिन मैंने आज जो राइटिंग लिखी वो आपकी समझ में ना आई तो, है ना। तो नोट्स जो हुआ करें वो अपने आप बनाया करें, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदत होगी, क्योंकि अपनी राइटिंग बच्चों को अच्छा समझ में आता। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात, जब आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ, अगर आपने 4 शब्द लिखे तो एक शब्द भी आपकी समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो नोट्स अपने आप हाथ से बनाए, बाकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। बात करते बेटा चाल की, चाल क्या होता है, चाल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, दूरी बटे में समय, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आज बात करते हैं चाल होता क्या, ठीक। तो इसकी 2 डेफिनेशन दूंगा मैं, जो अच्छी लगे आपको वो याद कर लेना या वो सुनो, ठीक है। देखो बेटा, पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, चाल किसे कहते हैं, तो चाल जो है वो अनुपात किसका है बेटा, दूरी का और समय का, रेशो किसका है, दूरी का और समय का। तो चाल की एक डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि किसी, पहले आपको बोल देता हूं, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं।
किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चाल इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया दूरी बटे में समय। ये तो आ गई है इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु या पिंड द्वारा ठीक तय की गई दूरी, और दूरी को तय करने में जो समय लगेगा, तो दूरी तय करोगे तो समय तो लगेगा ही, दूरी को तय करने में लगे समय को क्या कहते हैं बेटा? वस्तु की चाल कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बात आती है बेटा चाल का मात्रक। चाल का मात्रक, तो चाल देखो बेटा, कल मैंने आपको सदिश वदिश पढ़ाया था, तो अभी मैंने बताया था कि दूरी कैसी राशि है बेटा? दूरी बटे में समय। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। समय कैसा है बेटा? अदिश राशि। ठीक है, तो जब भी कभी हम अदिश को अदिश से गुणा करें या अदिश से अदिश को भाग करें, तब हमारे पास कौन सी राशि निकल के आती है बेटा? अदिश से अदिश को भाग करो तो क्या निकल के आएगा? अदिश निकल के आएगा स्केलर। तो चाल एक कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि। कल मैंने कल के क्लास में सदिश अदिश के बारे में बताया था कि अगर कभी भी अदिश को अदिश से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी। तो देखो बेटा, दूरी भी हमारे पास अदिश राशि, समय भी हमारे पास अदिश राशि, अदिश से अदिश को भाग करो क्या मिलेगा? अदिश। तो चाल एक कैसी राशि? अदिश राशि। अब आया बेटा क्या पर? चाल का मात्रक। चाल का मात्रक जिसमें बताना चाह रहा था, चाल का मात्रक यूनिट। चाल की यूनिट क्या होती है? तो देखो बेटा, दूरी जो नापते हैं, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, और समय का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो चाल का जो मात्रक हो गया वो क्या? मीटर प्रति सेकंड। बटे को कहते हैं प्रति, या बटे कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड। याद रखना कि चाल क्या है बेटा? चाल का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन चाल एक अदिश राशि है। चाल की डेफिनेशन, अच्छा एक डेफिनेशन और देता हूँ चाल की। चाल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, दूरी बटे में समय। अगर मैं समय को ले लूं क्या बेटा? एकांक क्या ले लूं? 1 घंटा ले लूं, 1 सेकंड ले लूं। यानी समय की वैल्यू क्या ले लूं? 1। यानी समय की वैल्यू जब 1 ले लूंगा मैं, तो समय की जगह क्या लगा दूंगा? 1। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे में 1। एक बटे वाला चाहे लिखे या ना लिखे, इस कंडीशन में जो हमारी दूरी होती है वही क्या बन जाती है? चाल बन जाती है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा एकांक, भाई समय को मैंने लिया 1 को क्या कहते हैं इसमें साइंस में? एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल करना। देखो भैया, जैसे ही मैंने समय को एकांक ले लिया, एकांक का मतलब 1 घंटा ले लूं, 1 सेकंड ले लूं, तो समय की जगह जैसे ही मैं 1 लगाऊंगा तो दूरी बटे में 1 हो जाएगा। 1 चाहे आप लिखे या ना लिखे, तो चाल हमारी दूरी के बराबर होगी। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब चाल के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। पहली चाल हमारे पास होती है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड।
दूसरी होती है बेटा असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी हमारे पास होती है बेटा औसत चाल, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। चौथी हमारे पास होती तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल, इसको कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज के क्लास में मैंने आपको क्या बताया बेटा, शुद्ध गतिकी में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन, अभी बहुत सारी डेफिनेशन लगेगी, चाल के बाद वेग होगा, वेग के बाद त्वरण होगा, त्वरण के बाद और भी किसी प्रकार है। तो आज मैंने शुद्ध गतिकी के बारे में मैंने क्या बताया कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है ये बताया। उसके बाद मैंने बताया कि बेटा चाल किसे कहते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का डेफिनेशन क्या होती है और चाल कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास को हम यही रोक देते हैं, गर्मी देखा है कितना, मेरे पास भी पसीना पसीना हो रहे हो, लाइट गई चली। आज की क्लास को हम यही रोक देते हैं, कल इस क्लास को यहाँ से कंटिन्यू लेंगे। उसके बाद चाल, चाल के बाद वेग, वेग के प्रकार, उसके बाद त्वरण और त्वरण के प्रकार आप बताऊंगा। फिर मैं गति के समीकरण जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस क्लास को मैं लगभग 4 क्लासों में, इस चैप्टर को मैं लगभग 4 या 5 क्लासों में आपका समाप्त करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इन 2 चैप्टरों के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। कृपया जिन लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि हमें हमारा क्लास आपको कैसा लगा। हमारे क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।